नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में तुर्कों के आक्रमण को समझेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा था अरबों के आक्रमण को, जिसमें हमने ये बताया था आपको कि उमैद खलीफा जो होता है उसका एक सेनापति होता है जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था और भारत के जो राजा ब्राह्मण वंशी राजा दाऊद के खिलाफ। तो ये पहला अटैक 712 में था जब हमारे यहाँ कौन आए, अरब आए। और ये सफल अटैक किया था किसने? तो ये सफल अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये किस खलीफा ने भारत में भेजा था? तो उमैद खलीफा ने भारत में भेजा था। हम लोगों ने ये समझा था कि 712 में जब अरब भारत में आते हैं तो भारत में किसकी शुरुआत होती है? ऊंट पालन की शुरुआत होती है, खजूर की खेती की बात होती है, साथ ही साथ पहली बार अरबों के द्वारा भारत पर एक कर की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं जजिया। जजिया की शुरुआत होती है अरबों के आक्रमण के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने ये जानी थी कि हमारी जो चरक संहिता है, पंचतंत्र है, इनका अरबी अरबी भाषा में अनुवाद करवाते हैं कौन? तो अरब के लोग। और साथ ही साथ खलीफा मंसूर ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, गणित की एक बुक ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत जो गणित की बुक है उसका भी अनुवाद अरबी भाषा में होता है। साथ ही साथ आपके आयुर्वेद की पुस्तक और आपकी आर्यभट्ट की जो बुक है उसका भी कौन करवाता है अनुवाद? तो अरब के लोग अनुवाद कराते हैं, क्योंकि भारतीय भारतीय जो विद्वान थे, तो बगदादी अरब के जो खलीफा थे उन्होंने भारतीय विद्वानों को शरण दे रखी थी। और इस तरह से भारतीय ज्ञान को कन्वर्ट करते हैं कौन? अरब के लोग। इसी सीरीज में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात समझी थी कि उमैद खलीफा कहाँ के, उनकी राजधानी क्या थी? तो दमिश्क थी। और आप जानते हो कि जो खलीफाओं की प्रथम राजधानी क्या थी? तो मक्का। और दूसरी राजधानी दमिश्क सीरिया थी। और साथ ही साथ तीसरी खलीफाओं की राजधानी क्या थी? तो मिस्र। और चौथी आपकी इराक या बगदाद का क्षेत्र कह सकते हैं। तो इस तरीके से अरब के लोगों ने भारत पर जो प्रथम अटैक किया था उसमें अरब सफल हुए थे और मोहम्मद बिन कासिम का 712 में एक सफल अटैक माना जाता है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा था। आज हम लोग समझेंगे तुर्की आक्रमण भारत पर कौन करता है पहले, और उसकी स्थापना किस वंश की होती है। तो आइए बात करते हैं तुर्कों का प्रथम आक्रमण की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, तुर्क थे कौन? ये तुर्कों की बात की जाए तो तुर्क थे कौन? तुर्कों के बारे में बात करें, ये चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, चीन के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर, उत्तर पश्चिम सीमाओं पर, सीमाओं पर असभ्य बर्बर जाति, असभ्य असभ्य बर्बर बर्बर जाति के लोग थे जो मुस्लिम थे, कहने का मतलब। और ये कैसे मुस्लिम थे? तो इनकी बात करें तो ये निम्न वर्ग के, निम्न वर्ग के कट्टर मुस्लिम थे, कट्टर मुस्लिम थे। हमने जो बात की है तुर्क थे कौन, तो तुर्क आप जान लीजिए ये चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा पर रहने वाली असब और बर्बर जाति के जो मुस्लिम थे, जो निम्न वर्ग के थे। और ये कैसे थे? कट्टर मुस्लिम थे। मुस्लिम, मुस्लिम जाति थी। इनका उद्देश्य भारत पर क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। और ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तुर्क कहाँ के निवासी थे, तो ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? मूलतः ये मध्य एशिया के निवासी थे। लेकिन ये चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर रहने वाली एक असभ्य और बर्बर जात थी। और साथ ही साथ निम्न वर्ग के कट्टर मुस्लिम थे जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। तुर्कों ने भारत पर प्रथम जो आक्रमण किया उसकी बात करेंगे। अब सबसे बात आती है कि इन्होंने किस वंश की स्थापना की तुर्कों ने? तो इन्होंने गजनी वंश की शुरुआत की थी। गजनी वंश की शुरुआत किसने की थी? तो ये तुर्कों ने की थी।
गजनी वंश को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं यामनी वंश। यामनी वंश या गजनी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो ये था आपका, स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी अल्पतगीन ने। अल्पतगीन। वंश, ये वंश कहां पर स्थापित हुआ था? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में, याद रखना दोस्तों, ये वंश कहाँ शुरू हुआ था? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में इस वंश की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत करने वाला कौन था? अल्पतगीन, ये दास था। इसकी राजधानी क्या थी? याद रखना है, राजधानी थी राजधानी गजनी थी। यामनी वंश की कौन सी राजधानी थी दोस्तों? याद रखना है, गजनी थी। और इसका यामनी वंश का संस्थापक कौन होता है? तो अल्पतगीन होता है। अब अल्पतगीन कौन है ये आपको जानना है। अल्पतगीन जो है आपका, अल्पतगीन ये सामनी साम्राज्य के अब्दुल मलिक का दास है। सामनी साम्राज्य के अब्दुल मलिक का दास। आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि अब्दुल मलिक किस वंश का शासक होता है? तो सामनी साम्राज्य का। और इसका एक दास होता है जिसको बोलते हैं अल्पतगीन। यानी अल्पतगीन ने जो यामनी वंश की शुरुआत की, ये अब्दुल मलिक का एक क्या होता है? दास होता है। अब्दुल मलिक का दास होता है, ये बात हम लोग अच्छे से समझे। अब अल्पतगीन का एक और दास होता है जिसको बोलते हैं सुबुक्तगीन, यानी अल्पतगीन का उत्तराधिकारी। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी कौन था? आपको याद रखना है, अल्पतगीन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था आपका सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। याद रखना है आपको, सुबुक्तगीन अल्पतगीन का क्या होता है? एक दास होता है, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या है? तो दास है किसका? अल्पतगीन का। और ये कैसा? तुर्क दास है। ये भी कह सकते हैं, ये एक तरह से अल्पतगीन का क्या था? गुलाम था। और गुलाम के साथ साथ ये दामाद था किसका? तो अल्पतगीन का। आपको याद रखना है दोस्तों, अल्पतगीन का दामाद या दास सुबुक्तगीन था। और सत्ता जो गजनी वंश की मिलती है वो किसको मिलती है? सुबुक्तगीन को। अब सुबुक्तगीन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण, ये भारत पर भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क प्रथम तुर्क कौन था? आपको याद रखना है, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी भारत पर कौन था? तो ये था आपका सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन भारत पर पहली बार आक्रमण करता है। सुबुक्त भारत पर कौन आक्रमण करता है? तो सुबुक्तगीन। कब करता है? तो ये जो आक्रमण, इसका पहला अटैक होता है भारत पर, याद रखना है, 986 में। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण कब करता है? 986 में। और ये कहाँ करता है? तो ये आपके पंजाब प्रांत पर, पंजाब प्रांत पर ये आक्रमण करता है। राजा कौन है यहाँ पर? जयपाल। आपको याद रखना है, यहाँ पर जो शासक होता है जयपाल शासक होता है। इसका प्रथम अटैक भारत पर कब होता है? आपको याद रखना है, प्रथम तुर्क आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो ये 986 ईस्वी में हुआ था। और ये किसने किया था? आपको याद रखना है, तो ये किया था सुबुक्तगीन ने। अब बात की जाए सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन होता है। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन है? तो इसका बड़ा बेटा, सुबुक्तगीन का बड़ा बेटा कौन होता है? तो ये होता है सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी। आपका कौन है? आपको याद रखना है, उत्तराधिकारी। तो ये आपका कौन है? महमूद गजनवी। आपको नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। महमूद गजनवी किसका उत्तराधिकारी होता है? तो आप, ये होता है सुबुक्तगीन का, महमूद गजनवी।
देखिए गजनवी क्या था, तो एक योद्धा था। महान नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत को 17 बार हराया, तो महान कैसे कह सकते हैं, आप लोग बड़े अच्छे से समझते हैं। ये बहुत ही निर्दयी क्रूर शासक था जिसने भारत के कई सारे भागों पर कई बार आक्रमण किए, और इसके सारे आक्रमण कैसे रहे, सफल आक्रमण कहे जाते हैं मध्यकालीन भारत में। तो तुर्क सत्ता भारत में स्टेब्लिश करेगा करेगा कौन, तो ये करेगा आपका महमूद गजनवी। तो बात करते हैं महमूद गजनवी के शासन की। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने गजनी पर कितने वर्ष शासन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इसने जो शासन किया था 998 से 1030 ईस्वी तक, 30 ईस्वी तक, कुल कितने वर्ष इसने शासन किया, 32 वर्ष शासन किया। आपको याद रखना है महमूद गजनवी ने 998 में सत्ता संभाली, यानी गजनी का शासक बना, और 1030 तक इसने लगातार भारत पर 17 सफल आक्रमण किए। महमूद गजनवी की यदि बात करें तो इसके बचपन का नाम, या कह सकते हैं इसका क्या वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या है महमूद गजनवी का, तो अब्दुल कासिम महमूद, अब्दुल कासिम महमूद, इसका क्या नाम था, तो अब्दुल कासिम महमूद, किसका नाम था, महमूद गजनवी का। और ये भारत पर लगातार 17 अटैक करता है, और 17 के 17 इसके कैसे अटैक रहते हैं, तो सफल अटैक रहते हैं। इसके पिता का क्या नाम था महमूद गजनवी के, तो महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन, आपको याद रखना है सुबुक्तगीन। देखिए अगर हम बात करें महमूद गजनवी के इतिहास की, तो सबसे खास बात रहेगी ये भारत पर 17 सफल आक्रमण करता है, और सबसे ज्यादा ये धन की क्या करता है, लूटपाट करता है, और भारत से एक बड़ी मात्रा में धन ले जाता है कहाँ, गजनी। और इसका मूल उद्देश्य होता है मध्य एशिया में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। देखिए इसने अटैक तो 17 किए, लेकिन भारत पर शासन नहीं किया, जबकि यहाँ के कई सारे राजाओं को इसने शिकस्त दी, पराजित किया। लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या था, भारत में बड़ी मात्रा में धन को लूटना। दोस्तों एक बगदाद के खलीफा होते हैं जिनको कहा जाता है अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्ला, और ये महमूद गजनवी को 3 उपाधियां देते हैं। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है। 3 उपाधियां किसको देते हैं, तो ये आपके महमूद गजनवी को देते हैं अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत। आपको याद रखना अमीन उल मिल्लत मीन्स क्या है, ये उपाधि कौन देता है, तो अल कादिर बिल्ला। इस उपाधि का मीन्स क्या है, देखिए इसका मतलब है मुस्लिमों का रक्षक, मुस्लिमों का रक्षक, मुस्लिमों का रक्षक। पहली उपाधि क्या होती है, तो अमीन उल मिल्लत, और इसका मीन्स क्या है, मुस्लिमों का रक्षक। और ये किसने कहा, तो ये कहा अल कादिर ने, ये अब्बासी खलीफा होते हैं। और आपको महमूद गजनवी को दूसरी उपाधि मिलती है, आपको याद रखना है, वो दूसरी उपाधि क्या है, यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला। ये दूसरी उपाधि होती है महमूद गजनवी के लिए, और इसका मतलब होता है, वो कहते हैं साम्राज्य का दाहिना हाथ। महमूद गजनवी से कहते हैं कि आप क्या हो, साम्राज्य का दाहिना हाथ हो, साम्राज्य का दाहिना हाथ हो, यामीन उद्दौला। और साथ तीसरी उपाधि देते हैं सुल्तान की उपाधि। तो 3 उपाधियां किसने दी, आपसे एग्जाम में पूछा जाता, 3 उपाधियां दी थी किसने, तो अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्ला ने। किसने, अल कादिर बिल्ला ने। आपको याद रखना अल कादिर बिल्ला ने 3 उपाधियां दी थी किसको, तो ये महमूद गजनवी को। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिमों के आप क्या हो, रक्षक हो, अमीन उल मिल्लत और अमीन उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। किस मीन्स होता है, तो ये होता है आपका यामीन उद्दौला, यानी साम्राज्य का आप क्या हो, दाहिना हाथ हो। और साथ ही साथ एक उपाधि दी सुल्तान की। तो आपसे प्रश्न बनता है, खलीफा से सुल्तान,
खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम कौन था? खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, उपाधि धारण करने वाला मुस्लिम शासक, तो आपको याद रखना है वो कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि पहली बार धारण की। उपाधि पहली बार, याद रखना है, पहली बार धारण किसने की थी? तो ये की थी महमूद गजनवी ने। किससे ये धारण की थी? तो ये अल कादिर बिल्ला से इसने उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि। यानी खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला पहली पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है महमूद गजनवी। और तीन उपाधियां क्या क्या थी? तो अमीन उन मिल्लत, मुस्लिमों का रक्षक कहा, और कहा अमीन उद्दौला, यानी आप क्या हो महमूद गजनवी, तुम साम्राज्य का दाहिना हाथ हो, मुस्लिमों के रक्षक हो, तथा हम आपको क्या देते हैं? सुल्तान की उपाधि देते हैं। तभी यहीं पर महमूद गजनवी ने एक कसम खाई कि मैं भारत पर प्रतिवर्ष सफल आक्रमण करूंगा, एक सफल आक्रमण करूंगा। ये शपथ ली किसने बगदाद में? तो ये ली आपके महमूद गजनवी ने। आपको याद रखना है तीन उपाधियां वो कौन कौन सी थी? तो तीन उपाधियां थी अमीन उल मिल्लत, यामीन उद दौला, और साथ ही साथ सुल्तान की उपाधि। और फिर लगातार भारत पर तीन अटैक करता है कौन? तो आपको याद रखना है तीन अटैक नहीं, 17 आक्रमण करता है कौन? भारत पर, भारत पर 17 सफल आक्रमण, सफल आक्रमण किसने किए? तो ये किए थे आपके, किसने? आपको याद रखना है सफल आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने। यहां से प्रश्न एग्जाम में कई बार आपसे पूछेगा महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो कुल 17 आक्रमण किए। और 17 के 17 आक्रमण कैसे रहे? इसके सफल आक्रमण कहे जाएंगे। अब आइए बात करते हैं इसने पहला अटैक कब किया। तो पहला जो आक्रमण किया था इसने, पहला अटैक कब किया? तो पहले आक्रमण की यदि बात करते हैं तो इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1000 ईस्वी में होता है। और ये किसके खिलाफ होता है? तो पंजाब के खिलाफ होता है। यानी पंजाब के आसपास के जो एरिया थे, जो क्षेत्र थे, छोटी छोटी जातियां थी, तो उनको जीता। और यहाँ का एक शासक होता है जिसको बोलते हैं जयपाल। यानी प्रथम आक्रमण जयपाल, यानी पहला 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा पहला आक्रमण किया गया। राजा के कौन सा राजा था? तो पंजाब का राजा था जयपाल। और पंजाब के इस छोटे छोटे जातियों को यहाँ पर इसने विजित किया। किसने? तो महमूद गजनवी ने। तो प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ है वो कहाँ हुआ? तो पंजाब पाक में। पंजाब पाक, याद रखिए पंजाब पाक, यानी आज के समय पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो पंजाब है। और यहाँ पर भी क्या हिंदू शासक कौन था? तो जयपाल था। और जयपाल को इसने क्या किया? हराया। आपको पता होगा कि महमूद गजनवी के पिता जिसका नाम क्या था? तो सुबुक्तगीन, उसने भी पहला अटैक किया था किसके खिलाफ? तो जयपाल के विरुद्ध किया था। वो उस अटैक में सफल नहीं हो सका था। अब समझिए कि उसकी दुश्मनी, कहने का मतलब महमूद गजनवी की दुश्मनी बहुत ज्यादा हो चुकी थी किससे? तो जयपाल से। उसने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध क्या किया? आक्रमण किया। और सेकेंड अटैक 1001 ईस्वी में किया जयपाल के विरुद्ध। और जयपाल को यहाँ पर क्या दी? तो शिकस्त दी। जयपाल को हारना पड़ा। और इसी युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है वे हिंद का युद्ध। वे हिंद का युद्ध, याद रखना। वे हिंद का युद्ध कब हुआ? आपको याद रखना है ये युद्ध हुआ था 1001 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ था? तो आपको याद रखना है महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य हुआ था। जयपाल ने युद्ध के बाद आत्महत्या कर ली थी। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा था जयपाल की राजधानी क्या थी? तो ये जो राजधानी थी वेहिंद थी। इसकी राजधानी क्या थी जयपाल की? तो वेहिंद थी। याद रखना है, आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साथ ही इसकी राजधानी का और एक नाम था उद्भंडपुर। उद्भंडपुर, उद्भंडपुर या बेहिंद किसकी राजधानी? तो आपको याद रखना है ये राजधानियां दोनों किसकी थी? मतलब ये राजधानियां किसकी थी? तो जयपाल की थी।
और बेहिंद का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1001 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ था? तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये युद्ध हुआ था आपके महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य में। ये तीसरे युद्ध की बात करें तो 1006 में इसका अगला अटैक होता है। 1006 ईस्वी में ये जो युद्ध करता है ये मुल्तान के खिलाफ करता है। मुल्तान में एक शासक होते हैं जिसको बोलते हैं दाऊद। और ये करमांथी शासक था। कौन? तो दाऊद। और दाऊद कहाँ का शासक था? तो ये मुल्तान का शासक था। 1006 में मुल्तान के विरुद्ध ये सफल आक्रमण करता है। कौन? तो महमूद गजनवी। शासक यहाँ पर कौन है? आपको याद रखना है, दाऊद। यानी फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था शासक कौन था? 1000 ईस्वी में जयपाल, 1001 में जयपाल के विरुद्ध, और 1006 में मुल्तान। जगह का नाम मुल्तान, यानी पाकिस्तान में आज मुल्तान है, आपको पता है। और यहाँ का शासक होता है दाऊद। और ये सफल आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, तो हार जाता है दाऊद। अब अगला अटैक भारत पर होता है 1008 में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी 17 अटैक में महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो आपके प्रश्न है, वो उन प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1008 में जो अटैक होता है वो किसके खिलाफ होता है? सिंध प्रांत के खिलाफ होता है। सिंध आप जानते हो पाकिस्तान में सिंध है आज। सिंध प्रांत के खिलाफ होता है। और यहाँ का शासक कौन है? तो यहाँ का जो शासक है आनंदपाल। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आनंदपाल। यानी कहने का मीन्स हमारा यहाँ पर यह है कि 1008 में जो अटैक होता है किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। और राजा यहाँ का क्या है? आनंदपाल। और आनंदपाल यहाँ पर क्या जाता है? युद्ध को हार जाता है। इसी को 1008 में जो युद्ध होता है इसका एक और नाम है 1008 ईस्वी में जो अटैक होता है किसके खिलाफ? आनंदपाल के खिलाफ। और इसी युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, वो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये जो अटैक हुआ था इसको किस और नाम से जाना जाता है? वेहिंद वेहिंद द्वितीय युद्ध। वेहिंद का द्वितीय युद्ध कब हुआ? आपको प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 1008 में हुआ था। राजा आनंदपाल था। और ये सिंध प्रांत को जीता था किसने? महमूद गजनवी ने। तो सिंध प्रांत पर अब विजय प्राप्त की किसने? महमूद गजनवी ने। ये 1008 में इसका अटैक था महमूद गजनवी का। इसके बाद बात करते हैं 1013 में एक सफल आक्रमण किया इसने। 1013 ईस्वी में थानेसर का एक राजा था जिसको बोलते हैं राजा राम के विरुद्ध अटैक हुआ। थानेसर के राजा थे। और 1013 में किसने अटैक किया? तो ये महमूद गजनवी ने। और विजित कौन हुआ? तो आपका महमूद गजनवी। यदि बात करें 1018 की, 1018 ईस्वी में प्रतिहार वंश के शासक आपके हैं। प्रतिहार वंश के शासक राजपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राज्यपाल के विरुद्ध एक आक्रमण होता है, आपको याद रखना है। राजपाल के विरुद्ध आक्रमण होता है कन्नौज में। कहां पर? आपको याद रखना है जगह। 1000 महमूद गजनवी ने 1018 में किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कन्नौज हुआ, मथुरा हुआ, आपकी ये सारी जगह जीत ली थी। और यहाँ प्रतिहार वंश के शासक थे राजपाल, जिसके विरुद्ध इसने युद्ध करके ये एरिया कन्नौज का जीत लिया। अब यहाँ का शासक कौन है? तो राजपाल। 1018 में। यदि बात करते हैं इसके अगले युद्ध की, महमूद गजनवी ने 1020-21 में आक्रमण किया, ईस्वी में आक्रमण किया था कालिंजर पर। किस पर? कालिंजर। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कालिंजर पर अटैक कब किया था महमूद गजनवी ने? तो आपको याद रखना है 1020-21 में किया था। और यहाँ का शासक था विद्याधर। ये काफी कुशल शासक था विद्याधर। और इसने भी शायद आत्महत्या कर ली थी। और ये भी पराजित हुआ किससे? तो महमूद गजनवी के द्वारा कालिंजर विजय महमूद गजनवी ने की। किस राजा के खिलाफ? तो विद्याधर के खिलाफ। तो इस तरह से हम लोगों ने 1000 में अटैक पड़ा जयपाल के विरुद्ध। 1001 में जो सेकंड युद्ध हुआ, 1001 में बेहिंद का प्रथम युद्ध कहा गया।
और ये आक्रमण था जयपाल पंजाब पाक के विरुद्ध। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था 1006 में अटैक हुआ था, वो किसके, मुल्तान के राजा दाऊद के खिलाफ हुआ था, जिसमें विजित कौन हुआ, तो महमूद गजनबी। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि 1008 में बेहिंद सेकंड का युद्ध होता है, राजा आनंद पाल के विरुद्ध सिंध प्रांत पर हमला बोलता है महमूद गजनबी। और 1013 में थानेश्वर के राजा राम के खिलाफ युद्ध करता है महमूद गजनबी और विजित होता है। और साथ ही साथ 1018 में अटैक कहाँ करता है, राजपाल के विरुद्ध, और कनौज की सत्ता को, मतलब इस पर यहाँ अटैक करता है, लूटपाट करता है महमूद गजनबी। और 1020-21 में कालिंजर के खिलाफ ये युद्ध करता है विद्याधर के विरुद्ध और युद्ध में विजित होता है। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, अगला जो आक्रमण किसका है, आपको याद रखना है, अगला अटैक आपका है 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी। और ये अटैक जो आक्रमण है आपका गुजरात पर, गुजरात में आप जानते हो सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने कब लूटा, तो आपको याद रखना है 1025 में। 1025 में ये 16वां आक्रमण है किसका, महमूद गजनबी का। 16वां आक्रमण कब हुआ भारत पर, महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण कब हुआ, तो 1025 ईस्वी में। और साथ ही ये सेकेंड अंतिम आक्रमण है, सेकेंड अंतिम आक्रमण कब हुआ, तो 1025 में। किसने किया था, तो महमूद गजनबी ने। और यहाँ पर किसके विरुद्ध, तो ये सोमनाथ मंदिर जो था, और यहीं पर एक शासक थे गुजरात के, कौन, तो भीम फर्स्ट के खिलाफ। किसके खिलाफ, भीम फर्स्ट के खिलाफ। तो भीम फर्स्ट यहाँ के शासक थे, और भीम फर्स्ट जो शासक थे ये यहाँ से भाग गए। और साथ ही साथ महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को बहुत बुरी तरीके से लूटा, और कहा जाता है कि इसने बहुत सारा धन सोना लूटा था, और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया था। इसीलिए महमूद गजनबी का एक और नाम है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, आपको याद रखना है एग्जाम में, मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, तो महमूद गजनबी को कहा जाता है। मूर्ति भंजक कौन था, तो महमूद गजनबी। साथ ही साथ इसे कहा जाता है बुत सिकन। बुत सिकन, बुत सिकन किसे कहा जाता है, तो महमूद गजनबी को। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ा था, भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ने वाला कौन था, महमूद गजनबी। भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ा महमूद गजनबी ने। और कब तोड़ा, तो 1025 में। और ये आक्रमण कौन था, ये 16वां आक्रमण था महमूद गजनबी का भारत पर। और ये सेकेंड अंतिम आक्रमण भी कहा जाता है किसको, तो ये 1025 में जो गुजरात के विरुद्ध राजा भीम फर्स्ट के खिलाफ किया था। और इससे यहाँ से इन्होंने अकूत संपत्ति इस मंदिर से प्राप्त की थी। बताया जाता है, इतिहासकार लोग बताते हैं कि यहाँ पर 5000 की सेना लेकर आया था कौन, महमूद गजनबी। और इसने इसमें पूजा कर रहे, इस मंदिर में पूजा कर रहे 50,000 श्रद्धालुओं या भक्तों को इसने कत्लेआम किया था। तो यहाँ पर 50,000 जो श्रद्धालु थे, भक्त थे भगवान शिव के, जो पूजा अर्चना कर रहे थे, निःशंस हत्या की, कत्लेआम किया। फिर इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति को इसने क्या किया था, लूट लिया था इस तरीके से। और इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, मूर्ति भंजक। क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक। किस शासक को कहा जाता है, मुस्लिम शासक को, तो याद रखना महमूद गजनबी को। और इसी को एक अन्य नाम से बुत सिकन भी कहा जाता है। तो ये गुजरात पर इसका 1025 में किया गया सेकेंड अंतिम आक्रमण, या कह सकते हैं 16वां आक्रमण था। आपको, क्योंकि यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है दोस्तों। एक 1027 ईस्वी में इसने भेड़ा दुर्ग जाटों के विरुद्ध इसने क्या किया था, 27वां आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध। सॉरी 17वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण, 17वां आक्रमण। महमूद गजनी का 17वां आक्रमण भारत पर कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1027 में हुआ था। कब हुआ था, 1027 में 17वां आक्रमण हुआ था किसका,
तो ये हुआ था महमूद गजनवी का। किसके खिलाफ हुआ था? भेड़ा दुर्ग जाटों के विरुद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सफल रहा कौन? महमूद गजनवी। इस तरीके से महमूद गजनवी ने भारत में 17 सफल आक्रमण किए। हमने आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके जो इसके आक्रमण से बनते हैं वो सारी आपको डेट्स बताई। तो आपको इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आप समझ लीजिए। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कौन सा? तो ये इसका जो 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यहाँ के राजा भीम सेकंड को हराया था, और ये इसका अंतिम दूसरा आक्रमण था। साथ ही साथ ये कैसा 16वां आक्रमण था, और यहाँ भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ा था, तो इसलिए इसको कहा गया वो सिकन या मूर्ति भंजक। किसको? तो महमूद गजनवी को। और अंतिम इसका आक्रमण यानी 1027 ईस्वी में हुआ जाटों के विरुद्ध और भेड़ा नामक जगह पर, और ये 17वां आक्रमण था किसका? महमूद गजनवी का। इस तरीके से 17 अटैक किए किसने? महमूद गजनवी ने। हम लोगों ने उसके युद्धों के बारे में समझा। अब आइए बात करते हैं महमूद गजनवी किस दर्रे से भारत आया था? तो खैबर दर्रे से। भारत में महमूद गजनवी किस दर्रे के सहायता से भारत पर अटैक किया? आपको याद है, महमूद गजनवी आया था खैबर दर्रे से। तो खैबर दर्रे से 2 शासक भारत में आए थे प्राचीन काल में। आप जानते हैं सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर भारत आया था। अलेक्जेंडर आया था आपका। सिकंदर जिसे बोलते हैं, सिकंदर ने अटैक किया था 326 ईस्वी में। और साथ ही साथ बात करते हैं खैबर दर्रे से कौन आया? तो महमूद गजनवी आया था। तो दोनों ही युद्ध हुए थे किसमें? भारत में हुए थे। महमूद गजनवी कब आया? किस दर्रे से आया था भारत? तो महमूद गजनवी आया था खैबर दर्रे से होते हुए। अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं इसके, महमूद गजनवी के दरबारी कौन थे? महमूद गजनवी के दरबारी, महमूद गजनवी के दरबारी कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। जो दरबारी थे, या ये बोल सकते हैं जो रचनाकार या दरबारी थे, राजकवि थे कौन? महमूद गजनवी के। तो यहाँ पर एक आया था भारत उतवी। आप ये क्या था? दरबारी था उतवी। आप जानते हो ये उतवी यानी ये कहाँ रहा होगा? गजनी में। तो ये उतवी ने एक रचना की है जिसको बोलते हैं, रचना का क्या नाम है? रचना इसकी है तारीख यामनी। तारीख ए यामनी। तारीख यामनी बुक किसने लिखी है? आपको याद रखना है। तो ये रचना जो की थी उतवी ने की थी, तारीख यामनी। एक नाम और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिरदौसी। फिरदौसी ने कौन सी रचना लिखी? कई बार एग्जाम में पूछा गया फिरदौसी किसके शासनकाल में दरबारी कवि था? तो आपको याद रखना है फिरदौसी था आपके महमूद गजनवी के। फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा था शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो शाहनामा लिखा था किसने? फिरदौसी ने। किसने लिखा था? तो आपको याद रखना है फिरदौसी ने। जबकि तारीख यामनी किसने लिखा? तो तारीख यामनी लिखा था उतवी ने। तो आपके उतवी और फिरदौसी, और तीसरा आपका अलबरूनी। अलबरूनी से कई सारे प्रश्न बनते हैं क्योंकि अलबरूनी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया। अलबरूनी भारत आया था 1018 में। आपको ये भी याद रखना है अलबरूनी भारत कब आया? तो 1018 में आया था। ये किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। जबकि आप जानते हो उतवी और फिरदौसी इसके क्या थे? राजकवि थे या दरबारी थे। और तारीख यामनी उतवी ने लिखी, फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा। और अलबरूनी की जो बुक का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद किसने लिखी? आपको याद रखना है तहकीक ए हिंद लिखी है आपके किसने? तो अलबरूनी ने लिखी है बुक तहकीक ए हिंद, या इसी को बोलते हैं, या इसी का एक और नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद याद रखना। किताब उल हिंद किसने लिखी? तो आपको याद रखना है किताब उल हिंद रचना लिखी है अलबरूनी ने। और ये भारत आया था कब? तो 1018 ईस्वी में। और भारत में 10 वर्ष तक रहा। भारत में कितने वर्ष रहा था? भारत में ये 10 वर्ष रहा। 10 वर्ष रहा। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ये भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो ये भारत में 10 वर्षों तक रहा था। कौन? अलबरूनी। जबकि इसके राजकवि 3 है, दरबारी कौन है? तो 3 दरबारी हैं आपके किसके? महमूद गजनवी के, उतवी, फिरदौसी, अलबरूनी। आपको तीनों महत्वपूर्ण नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में बारी बारी से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
उत्बी किसका राज कवि था? तो याद रखना है आपका महमूद गजनवी का। इसने कौन सी रचना लिखी? यामिनी तारीख यामिनी। और साथ ही साथ फिरदौसी ने कौन सी लिखी? तो शाहनामा। और अलबरूनी ने कौन सी लिखी? तो आपको याद है, अलबरूनी ने लिखी थी आपकी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद।